थी। और बुजुर्ग बताते हैं कि टेरी के राजा के द्वारा जब किसी अपराधी को सजा दी जाती थी, उसको फांसी जो है खुले मैदान में दी जाती थी, सेमल के तप्पड़ में फांसी दी जाती थी, जिससे कि जनता को आतंकित किया जाए, भयभीत किया जाए। और टेरी राजा ने उस समय खास करके जो हमारे जो वनों पे, हमारे जो जंगलों पे जो हमारे हक हकूक थे, हमारे जो अधिकार थे, उन अधिकारों से उनको वंचित करने के लिए, उनको उन पे लगान लगाना, उन पे इस तरह की हकबंदी कर देना, एक कानून पास किया था 1928-29 के बीच। और 1928-29 के बीच जब ये कानून पारित किया गया हकबंदी का, उसके विरोध में एक बड़ा आंदोलन हुआ। और वो आंदोलन इतना बड़ा हुआ, इसमें एक संघर्ष हुआ। और ऐसा नहीं कि केवल जो रवाई का जो कांड है या तिहाड़ी जो कांड है, इससे पहले भी 1835 में अगर हम देखें, सकलाना के लोगों का जो आंदोलन था, जमींदारी प्रथा के विरुद्ध जो आंदोलन था, 1851 में बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में एक आंदोलन लड़ा गया था। अठू पट्टी में तिहाड़ के विरुद्ध, जो तिहाड़ी दिया जाता था, उसके विरुद्ध आंदोलन लड़ा गया था। कीर्ति शाह जो 1903 से 4 तक जो उनका जो टैक्सेस था, देन खेण, पर्दाफाश तथा पूंछी, इस तरह के कर, इस तरह के टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते थे। यहाँ तक कि होता था कि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती थी तो उसकी पूरी जो, अगर बेटा नहीं है, बेटियां हैं, तो बेटियों की एक तरह से राजा की संपत्ति हो जाती थी और उस पर पूरा जो हक होता था वो राजशाही का हो जाता था। इस तरह के कई टैक्सेस वहाँ पे लगाए जाते हैं। उसके विरुद्ध में 1929-30 में भूमि संबंधी अधिकारों को लेकर के आंदोलन हुआ। और जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1930 का, जिसको कि हम कहते हैं कि रवाई का जो बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था 1930 का, वनों के। और राजा ने उस समय एक तिराड़ी मैदान था वहाँ पे, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पुराना इस बलकोट के पास में। तो तिराड़ी के मैदान में उन सब लोगों को जो इसका विरोध कर रहे थे, उन तमाम आंदोलनकारियों को वार्ता के लिए राजा की तरफ से न्योता दिया गया और वो लोग उस मैदान में आ गए। और राजा की तरफ से रियासत की तरफ से उन निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई गई और दर्जनों लोग मारे गए। और कुछ लोग यमुना में, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए यमुना में कूदे। और इस जो ये रवाई कांड था, ये तिलाड़ी कांड है, जिसको एक तरह से जलियांवाला बाग कांड से टेरी वाले इसको जलियांवाला बाग कांड से को जोड़ करके देखते हैं। तो ये इस तरह की हम कह सकते हैं, इस तरह के अत्याचार रियासत के लोगों पे हो रहा था। और राजा ने तिलाड़ी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि राजा यूरोप की यात्रा में थे उस दौरान, और जब वो लौट के आए तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी तिलाड़ी कांड के लिए। उस कमेटी का नाम था दिनेश गोस्वामी कमेटी। दिनेश गोस्वामी समिति का निर्माण किया और गणेश दत्त गोस्वामी कमेटी का गठन किया गया। और गणेश दत्त गोस्वामी ने अपनी रिपोर्ट दी। और मजे की बात ये थी कि उस रिपोर्ट में जो मुख्य अभियुक्त थे, राजा के जो दीवान थे, वो थे चक्रधर जुयाल। और चक्रधर जुयाल को निर्दोष साबित कर दिया गया। और जब राजा बाहर यूरोप से यात्रा से लौट के आए तो उन्होंने चक्रधर जुयाल की प्रशंसा की। तो इससे जनता में बहुत बड़ा आक्रोश पैदा हो गया और महाराज के विरुद्ध, राजा के विरुद्ध कई जन आंदोलन हुए। इन जन आंदोलनों को हमारे पहाड़ में, हमारे गढ़वाली में इनको डंडक कहा जाता है। और ये रियासत में इन डंडकों के बीच ही 25 मई 1915 को श्रीदेव सुमन का जन्म होता है। सब जानते हैं कि आप इसमें मैं रिपीट नहीं करूँगा कि हरे राम बडोनी और तारा देवी के परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके 2 भाई थे और इनकी पत्नी विनय लक्ष्मी, ये सब बातचीत हो चुकी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब श्रीदेव सुमन का जन्म होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई अपने गांव से शुरू होकर के वो पढ़ने के लिए देहरादून जाते हैं। और देहरादून में फिर समय महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च यात्रा था, उसमें वो आते हैं, वो उनसे प्रभावित होते हैं। और एक छोटा बच्चा उस समय नमक कानून के विरुद्ध में उनको बंद किया जाता है। और ये एक इतनी कम उम्र का, इतना
इतने छोटे उम्र का उस समय की जो पुलिस थी, अंग्रेजों की जो पुलिस थी, उनके लिए भी ये बात बहुत स्तब्ध रहने वाली बात थी कि एक ऐसा बच्चा जो कि बहुत अडिग है और कहने के बावजूद भी अपनी बात के लिए अड़ा हुआ है। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में पत्रकारिता शुरू की और बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख छपे, जिसमें कि उन्होंने राष्ट्रमत अखबार से अपना काम लेखन शुरू किया। बाद में कर्मभूमि जो कि पब्लिश होती थी, हमारे यहाँ का उस समय का जो बहुत महत्वपूर्ण अखबार हुआ करता था कर्मभूमि, उसका संपादन का काम किया। और उसके बाद जून 1937 में उनकी एक रचना आती है, और वो रचना है सुमन सौरभ के नाम से उनकी कविता संग्रह है। बहुत महत्वपूर्ण है कविता संग्रह में, बहुत अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी हैं और उसका प्रकाशन किया जाता है। उसके बाद मार्च 1938 में वो राजशाही से मुक्ति दिलाने के लिए, राजशाही से कैसे मुक्ति दिलाएं, उन्होंने दिल्ली में एक हिमालय संघ की स्थापना की। और इसकी स्थापना जब 1937 में की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 1938 का जो काल था, जो वर्ष था, उस समय तो बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। 1938 में 1938 में एक तो उनकी शादी विनय लक्ष्मी के साथ हो गई। बाद में ये भी मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि विनय लक्ष्मी उसके बाद, उनकी मृत्यु के बाद, उनकी मौत के बाद, उनकी शहादत के बाद 2 बार देवप्रयाग की एमएलए भी ले रही उनकी वाइफ। और 1938 का साल इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि श्रीनगर में एक कांग्रेस की राजनीति जिला समिति की बैठक हुई और उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, ये सब लोग उपस्थित थे। और उस श्रीनगर के सम्मेलन में उनका जो भाषण था वो बहुत प्रभावशाली था। वो प्रभावशाली भाषण जवाहरलाल नेहरू को छू गया। और जब उन्होंने जिस तरह से अपनी बात टेरी रियासत के बारे में रखी और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हमारे जो गढ़वाल और जो टेरी रियासत है उनमें एकता होनी चाहिए, वो एक होने चाहिए। और ये बात पहले भी बता दी गई है कि उन्होंने कहा था कि गंगा, यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलने के बजाय 2 हिस्सों में करती है, तो हम इस गंगा को भी काट देंगे। ये बहुत बड़ा बयान था उनका। हम इस गंगा को भी काट देंगे कि हमको एकता चाहिए, गढ़वाल की एकता चाहिए। ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी रियासत को एक करने की बात उन्होंने की। और उसके बाद ये जो उनका जो 1938 में दिया हुआ जो भाषण था वो बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे कि इतने कम उम्र के नवयुवक उन्होंने आगे जाकर के 23 जनवरी 1939 को देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना की। यहाँ पे जितने भी नए हमारे जो बच्चे सुन रहे होंगे, प्रजामंडल जस्ट लाइक एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पार्टी गठित कर दी उन्होंने। प्रजामंडल पूरे देश में जो देशी रियासतें थी वहाँ पे राजाओं के विरुद्ध में इस तरह के प्रजामंडल स्थापित हो रहे थे। उसी कड़ी में उन्होंने टेरी राज्य के लिए एक देहरादून में टेरी रियासत, टेरी राज्य के लिए प्रजामंडल की स्थापना की। और टेरी राज्य प्रजामंडल के वो उनको संयोजक चुना गया। सबसे बड़ी बात है कि वो कन्वीनर बनाया गया, इतने कम उम्र के व्यक्ति को कन्वीनर बनाया गया। और अप्रैल 1939 में जब वो दिल्ली में गए और दिल्ली में हिमालय प्रांतीय देशी राज्य प्रजामंडल एक सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, हिमालय प्रांतीय देशीय राज्य प्रजामंडल सम्मेलन। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो बद्रीप्रसाद पांडे थे, बद्रीदत्त पांडे थे, जो कि उस समय एमएलए थे। बाद में आपने सुना होगा बद्रीदत्त पांडे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भी रहे। तो बद्रीदत्त पांडे उस के अध्यक्ष चुने गए और इनको उसका एक तरह से इसका कन्वीनर चुनाया गया, संयोजक बनाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि जिस सम्मेलन, इस समिति का अध्यक्ष बद्रीदत्त पांडे हो और उसका कन्वीनर संयोजक श्रीदेव सुमन हो। और 1939 में अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद की एक बैठक लुधियाना में होती, पंजाब में। और मजे की बात ये थी कि इस सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित थे। और ये यहाँ पे मैं ये बात रेखांकित करना चाहूँगा, जब वो इस सम्मेलन में भाग लेने गए तो वो पूरी एक्सरसाइज करके गए थे कि जितने भी 30 जो लगभग 30 जो रियासतें थी उनका वो पूरा एनालिसिस करके गए थे कि किस रियासत में कैसा है,
उन्होंने बताया था उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की जो सबसे बड़ी रियासत है उसका क्षेत्रफल क्या है, वहाँ की साक्षरता प्रतिशत कितना है, और आपने कंपेयर किया था कि हमारे टेरी रियासत में एजुकेशन कितनी कम है। और ये तमाम उन्होंने ये भी बताया था कि टैक्सेस राजस्व कैसे लिया जा रहा है, और सुझाव भी दिए थे उसमें कि हमको कैसे अपने टैक्सेस बढ़ाने चाहिए। ये तमाम इस सम्मेलन में, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, इसमें जब उन्होंने टेरी रियासत का प्रतिनिधित्व किया, हिमालय राज्यों की, जो आज हम माउंटेन स्टेट्स की बात करते हैं, जब हमने 1993 से 94 में जब हमने सेपरेट स्टेट की बात की, वो बात वो पहले कह चुके थे और पहले सब बता चुके थे कि हमारे पास क्या 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 रिसोर्सेस हैं। उस समय उन्होंने राजा को सलाह भी दी थी कि हमारी टेरी रियासत, हमारे पास औषधि पादप हैं, हमारे पास जल शक्ति है, जो जिसमें आज तमाम टेरी डैम बन गया, तमाम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन गए। उन्होंने इन बातों का उल्लेख उस समय कर दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण थी, हमारे तमाम रिसर्च स्कॉलर भी इसमें जुड़े हुए हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि इस उम्र में वो यहाँ तक सोचते थे, उनके सोचने का दायरा यहाँ तक था। और वाराणसी में जब वो जाते हैं, उसके बाद वाराणसी जाते हैं, वहाँ पे भी वो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन करते हैं। फिर वो हिमाचल पुस्तक को प्रकाशित करते हैं, और हिमाचल पुस्तक को प्रकाशित करने के बाद उसका वितरण करने के लिए वो वापस टेरी में आते हैं। और टेरी में इसी दौरान जब वो टेरी में आते हैं, राजा को इसकी भनक लग गई कि ये जो नौजवान है, ये इसने प्रजामंडल का गठन कर दिया है और ये अब राजशाही के विरुद्ध एक बिगुल बजाने वाला है। उन्होंने एक कानून, एक एक्ट पारित किया था। उस एक्ट का नाम था रजिस्ट्रेशन ऑफ एसोसिएशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन ऑफ एसोसिएशन एक्ट, जिसमें सभाबंदी कि कोई भी आप टेरी में कोई सभा नहीं कर सकते हैं, कोई भाषण नहीं दे सकते हैं, राजा का विरोध नहीं कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, इस एक्ट के तहत वो प्रजामंडल को निष्प्रभावी करना चाहते, उसको अवैधानिक घोषित करना चाह रहे थे। जब वो लौट के आए टेरी में 1940 में, तो उन्होंने उनके टेरी में उनके भाषण पे प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने तमाम राजा के अधिकारियों से बातचीत की, उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे अपील की कि कम से कम इस एसोसिएशन, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ एसोसिएशन एक्ट है, इसको समाप्त किया जाए, एक अपील। लेकिन तमाम अधिकारी इनकी बात को ठुकरा दिया और सुमन ने रियासत के खिलाफ एक जन जागरण अभियान शुरू कर दिया। और वो वहाँ की टेरी की पुलिस ने उनको चेतावनी दी कि आप कोई भी भाषण बिना परमिशन के, पूर्व स्वीकृति के आप कोई भाषण नहीं देंगे, और एक उनके भाषण पर रोक लगा दिया गया। उसके बाद 19 मार्च 1941 को 1941 जब टेरी में ये सब रोक लगाई गई, तो वो फिर देहरादून लौटे और प्रजामंडल का अधिवेशन उन्होंने फिर देहरादून में किया। और देहरादून में सारे लोगों को इकट्ठा करके उस समय उन्होंने प्रजामंडल का अधिवेशन 19 मार्च 1941 में किया। उसके बाद वो 30 अप्रैल 1941 को पहली बार उनको गिरफ्तार किया गया, जब वो उनको टेरी से निष्कासन कर दिया गया, टेरी से उनको तड़ीपार कर दिया गया। 1941 में पहली बार उनका रियासत से निष्कासन होता है। और जब उनका निष्कासन होता है, उसी दौरान 1942 में जब पूरा देश, हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। वो गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे और वो फिर चले जाते हैं। और उनको मजे की बात ये थी कि वो चंद्र सिंह गढ़वाली को मिलते हैं और सेवाग्राम में, और चंद्र सिंह गढ़वाली जी फिर उनकी मुलाकात कराते हैं महात्मा गांधी से। और चंद्र सिंह गढ़वाली लिखते हैं कि जब मैं उनसे मिला तो उनका व्यक्तित्व, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, बहुत लंबे चौड़े और गोरे चिट्टे, और बोलने का जो उनका था, और अपने रियासत के बारे में बहुत क्लियर था, कंसेप्ट बहुत क्लियर थे उनके। उनको क्या जानते थे मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या वो सारी चीज़ें चंद्र सिंह गढ़वाली के पत्र में मैंने पढ़ा कि वो चंद्र सिंह गढ़वाली ने भी उनको रिकॉग्नाइज किया। और उसके बाद जब वो गांधी जी को मिलते हैं, तो गांधी जी को वो टेरी की समस्याओं के बारे में उनसे अवगत कराते हैं, रूबरू कराते हैं। और टेरी जब वो गांधी जी ने उनसे एक बात कही कि सुमन से कहा उन्होंने कि सत्य और अहिंसा के द्वारा ही आप टेरी की जो प्रजा है उनकी सेवा करें, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने उसको गांठ बांध के रख दिया कि जो भी मैं करूँगा, जो सेवा मैं करूँगा, वो सत्य और अहिंसा
उन्होंने कोई इस तरह का आंदोलन नहीं किया। आप जैसे कि पहले मेरे से पूर्व बताया गया, भारती ने जो बताया है, तो किस तरह से उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया। 29 अगस्त को जब वो लौट करके आते हैं गांधी जी से मिल करके, तो उनको फिर सुखदेव सुमन को देवप्रयाग में गिरफ्तार कर दिया जाता है, उनको मुनि की रेती में बंद किया जाता है, फिर देहरादून रखा, और उसके बाद सेंट्रल जेल आगरा में भेज दिया जाता है। और सेंट्रल जेल आगरा में उनको कई दिनों तक जब जेल में उनको नजरबंद किया जाता है, उस दौरान वो अपना एक पत्र, अपनी एक चिट्ठी अपनी पत्नी विनय लक्ष्मी को लिखते हैं। वो पत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब वो अपना जेल से, सेंट्रल जेल से वो अपना पत्र जो लिखते हैं अपनी पत्नी को, विनय लक्ष्मी को, और उसमें वो क्या लिखते हैं, ये हमारे वॉलंटियर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पे उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। वो लिखते हैं कि हमारे जीवन का ध्येय बाह्य सुख नहीं है, बल्कि सेवा है, और यह सेवा कोई सौदा नहीं है जिसे मणियों की मोल भी बेचा व खरीदा जा सके। यह तो जीवन की अमर साधना है। ये वो लिखते हैं अपनी पत्नी, और वो कहते हैं कि हमें अपनी प्रजा की सेवा करनी चाहिए। और 15 महीनों के जेल में बंद रहने के बाद 19 नवंबर 1943 को जब वो रिहा होते हैं, जब उनको छोड़ दिया जाता है, उसके बाद जेल के बाद उनको रियासत के विरुद्ध फिर एक बड़ा आंदोलन करने की वो घोषणा करते हैं। रियासत के विरुद्ध एक आंदोलन करने की वो बात करते हैं, और उन्होंने उस समय कहा था कि मैं अपने शरीर की कण कण को नष्ट हो जाने दूंगा, लेकिन केरी के नागरिकों के अधिकारों को टूटने नहीं दूंगा। उस समय राइट्स की बात करते थे, उस समय वो फंडामेंटल राइट्स की बात करते थे, उस समय वो नागरिक स्वतंत्रता की बात करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और 27 दिसंबर 1943 को तीसरी बार फिर चंबा में गिरफ्तार किया जाता है, तीसरी बार 1943 में। जब वो लौट के आ रहे थे, तो एक बार मैं पढ़ रहा था कहीं कि धुलिया साहब ने उनसे बोला था कि भाई टेरी की जो जेल है उसकी वो ऐतिहासिक जेल है, वहाँ बहुत कठोर यातनाएं दी जाती हैं, इसलिए आप टेरी मत जाओ, आप इधर देहरादून दिल्ली में रहिए। लेकिन सुखदेव सुमन कहते हैं कि टेरी मेरा घर है, मेरा नेटिव प्लेस है, टेरी मेरा राज्य है, इसलिए मैं तो टेरी जाऊंगा और वहाँ के लोगों की सेवा करूंगा। तो वो टेरी लौटते हैं और उनको गिरफ्तार किया जाता है, और 30 दिसंबर 1943 को टेरी की जेल में उनको एक तरह से बंद कर दिया जाता है। कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं, क्रूर व्यवहार उनके साथ किया जाता है, और उन पर बार बार पुलिस दबाव डालती है कि आप राजा से माफ़ी मांग लीजिए, कबूल कर दीजिए अपनी गलती। और कई बार उनको सरकारी नौकरी का भी ऑफर दिया जाता है, और कई तरह के दबाव उन पर डाले जाते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते हो, मुझे मोड़ नहीं सकते हो। और जीवन के अंतिम 209 डेज उन्होंने जेल में बिताए, और जेल में अपना विरोध जारी रखा। उन पर झूठे आरोप लगाए गए, झूठे मुकदमे लगाए गए, और 31 जनवरी 1944 को उन्हें 2 साल के लिए गिरफ्तार कर दिया गया। 200 रुपये, उस समय 200 रुपीज़, आज सोचिए कि आज 200 लगभग, मुझे लगता है कि 2 लाख बराबर होगा। 200 का जुर्माना किया जाता है, बिस्टर जी मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? कहीं ऐसा नहीं कि वन वे हो। बिस्टर जी मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ ये सर आवाज आ रही है आपकी। ओके, थैंक यू। आ रही थैंक यू। प्रॉपर आ रही है। चला के वन वे हो रहा है कि उन्हें अपनी पैरवी, और जब उनको जेल में रखा जाता है तो उनको पैरवी करने के लिए वकील नहीं होता है, उनको सरकारी वकील नहीं दिया जाता, वो खुद अपनी पैरवी करते हैं। और वो कहते हैं उस समय कि मैं भारत देश के लिए अपनी अपनी पैरवी में कहते हैं कि मैं भारत देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता के देश में विश्वास करता हूँ, और यही प्रजामंडल का ध्येय। और जब उन पे पूरा दबाव डाला गया, और ये भी डाला गया कि भाई राजा का जन्मदिन है 4 अगस्त को, और आप जो है आपको रिहा कर दिया जाएगा, इस तरह की अफवाहें, इस तरह का कई बार प्रलोभन उनको दिया जाता था। लेकिन उन्होंने 3 मांगे रखी थी। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, इसको मैं बहुत रेखांकित करना चाहूँगा। उन्होंने केवल 3 मांगे रखी थी अपने जेल अधिकारी के सामने। पहली मांग ये थी कि जो प्रजामंडल है उस प्रजामंडल को वैधानिक किया जाए, उसको रजिस्ट्रेशन करने दिया जाए। दूसरी मांग थी उनकी कि जेल में मुझे पत्राचार करने का आज़ादी दी जाए, मुझे पत्राचार करने की आज़ादी दी जाए। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि जो मेरे पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनकी सुनवाई राजा करें। कहीं वो लिखते भी हैं, वो राजा की तारीफ भी करते हैं। वो कहते हैं कि राजा
ठीक है, राजा अन्य रियासत के राजाओं की तरह उनकी विलासिता पूर्ण रवैया नहीं था, लेकिन राजा का कानून, राजा ने जो एक्ट पारित किए हैं वो गलत हैं, और वो 3 मांगे रखे हैं, और वो सारी जो मांगे अगर आप देखेंगे वो डेमोक्रेटिक मांग थी। वो प्रजामंडल को रजिस्ट्रेशन, उसको वैधानिक स्वरूप देने की बात करते थे, और ये उन्होंने कहा कि ये तमाम राजा के द्वारा जो ये काले कानून है उसका विरोध करना, इसे मैं प्रजा का जन्मसिद्ध अधिकार समझता हूँ। मैं प्रजा का जन्मसिद्ध अधिकार समझता हूँ कि जो ये राजा के द्वारा जो ये काले कानून है उनका उनका विरोध किया जाना चाहिए। इसी क्रम में 21 फरवरी 1944 को उन्हें फिर सजा दी जाती है, और फरवरी में ही उन्होंने अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात, 3 मई 1944, 3 मई 1944 से उन्होंने जेल में ऐतिहासिक आमरण अनशन शुरू कर दिया था, और जेल अधिकारियों ने उनको ज़बरदस्ती उनको भोजन दिलाना और उनको अनशन तोड़ने के लिए, उस समय क्या इस तरह का नेटवर्क नहीं होता था, उस तरह का टेलीफोन या इस तरह के, लेकिन उन्होंने अफवाहें बहुत जल्दी फैल जाती है, और अफवाहें फैला दी जाती थी कि सदैव सुमन ने अपना अनशन तोड़ दिया है। लेकिन बाद में पता लगा, जनता को जब पता लगा कि उन्होंने अपना अनशन तोड़ा नहीं, तो जनता में बहुत ज़्यादा जनता में अशांति थी, और जनता जो है एक राजा के विरुद्ध खड़ी हो रही थी। तो फिर ये राजा की तरफ से कहा गया कि 4 अगस्त को अपने जन्मदिन पे उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा। बाद में बताया जाता है कि उनको निमोनिया हो गया था, और फिर उनको मलेरिया वाले जो खून के इंजेक्शन दिए गए, फिर उनको कई यातनाएं दी गई, और उसके बाद टेरी जनता के लिए, वो अधिकारों के लिए, उनकी नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए वो लड़ते लड़ते कि आज के दिन 25 जुलाई 1944 को वो शहीद हुए, 84 दिन का ऐतिहासिक आमरण अनशन किया, और उनकी लाश को फिर भिलंगना भागीरथी के तट पर उनको बहा दिया गया। ये सारी उनकी एक जीवन यात्रा यहाँ समाप्त हो जाती है। लेकिन जब जनता को इसका पता चलता है, महाराज के विरुद्ध एक पूरा गुस्सा फूट जाता है, तब जाकर के प्रजामंडल को वैधानिक संगठन राजा को घोषित करना पड़ा, और इसका पहला अधिवेशन, प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन मई 1947 में हुआ। और उधर हम लोग आज़ाद हो गए थे 1947 में। और इससे पहले यहाँ पे, चूँकि मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि 1946 में हमारे संविधान सभा का गठन हो चुका था, और संविधान सभा में तमाम रियासतों से भी नॉमिनेशन हो चुके थे। ये भी बताया जाता है कि राजा ने अपने यहाँ से कोई नॉमिनेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए नहीं किया, और हम फिर 1947 में हम आज़ाद हो गए, फिर हमारा संविधान बन गया। लेकिन 1949 1 अगस्त 1949 में जाकर के टिहरी की रियासत का विलय हुआ। ये भी भारी दबाव के बाद, बहुत जनता के दबाव के बाद, भारी दबाव के बाद 1 अगस्त 1949 को भारत में टिहरी का विलय। और यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण बात ये है कि टिहरी का जब विलय हुआ, तो टिहरी, हमारी जो लोकसभा का गठन होता है, तो टिहरी हमारी जो 545 सीट्स हैं, टिहरी हमारी पहली लोकसभा सीट है। हमारे लोकसभा की जो पहली सीट है वो टिहरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब उनकी डेथ होती है, उन पे बहुत सारे जो लोग हैं वो रिएक्ट करते हैं, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो अनेक शहीद हुए हैं, उनमें टिहरी राज्य के सदैव सुमन का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ। हम में से अनेक इस वीर और लगनशील युवक को याद करते रहेंगे, जो इस राज्य की जनता की आज़ादी के लिए काम किया करते थे। जेल में उनके साथ जो व्यवहार किया गया, उसके कारण उनका प्राणांत हो गया। ये देशी राज्य लोक परिषद के उदयपुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात 31 दिसंबर 1945 में कही। 31 दिसंबर 1945। गोविंद वल्लभ पंत ने भी 23 अप्रैल 1945 में सुमन की अकाल मृत्यु से उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी वेदना हुई है। आचार्य नरेंद्र देव, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे,
जो कि कांग्रेस के समाजवादी दल के प्रमुख सिद्धांतकार थे, आचार्य नरेंद्र देव, 1 अप्रैल 1947 को उन्होंने सुमन जी को याद किया। उसके अलावा सीतारामैया, पट्टाभाई सीतारामैया जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जो कि मध्य प्रदेश के प्रथम गवर्नर रहे, उन्होंने भी सुमन ने जो सेवाएं दी हैं वे चिरकाल तक रहेंगी, ये बात उन्होंने की। इसके अलावा बलवंत राय मेहता, जो कि हम सब जानते हैं पंचायती राज जो व्यवस्था 1957 में जो सामुदायिक समिति बनाई गई थी पंचायतों के गठन के लिए, उस समिति मेहता के नाम से बलवंत राय मेहता, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने भी इनको याद किया, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की। बद्रीदत्त पांडे, जो कि हमारे कुमाऊं केशरी के नाम से जाने जाते हैं, और 1921 में हम सब जानते हैं कि कुली बेगार आंदोलन के वो अग्रणी नेता रहे हैं बद्रीदत्त पांडे, उन्होंने भी उनको याद किया। महामना मदन मोहन मालवीय ने भी सदैव सुमन को याद किया था। मैं सुमन को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ। उनकी अकाल मृत्यु पर मुझको बड़ा दुख हुआ है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, ये मदन मोहन मालवीय कहते हैं। इसके अलावा पुरुषोत्तम दास टंडन, जो स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1940 में, वो उनको याद करते हैं। चंद्र सिंह गढ़वाली, ये तमाम नाम हैं जिन्होंने कि उनके संघर्ष को, उनके बलिदान को, उनकी शहादत को याद किया। और ये भी कहा गया कि तमाम रियासतों में जो टिहरी रियासत है उसकी जो दमनकारी नीति के नाम से उनको जाना जाएगा। और सदैव सुमन उन्होंने इस समय रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की थी। उनका एक नारा होता था उत्तरदायी शासन। आज हम सब जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आज हमारी अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात आज हम करते हैं कि हमारे जो माननीय जो सदस्य हैं, जो लोकसभा में हैं, वो हमारी जो सरकार है, वो प्रधानमंत्री, कैबिनेट, मंत्रिपरिषद, वो हमारे जनता के प्रति, हमारे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। तो वो उत्तरदायी शासन की बात करते थे, एक ऐसा ढांचा बनाने की बात करते थे जिसमें राज्य का प्रत्येक करदाता, चाहे वो किसान है, वो बालिग, वो वयस्क मताधिकार की बात उस समय करते थे। तब तक हमारा देखिए आप, संविधान का निर्माण नहीं हुआ तब तक वो वयस्क मताधिकार की बात उस समय करते थे। क्योंकि टिहरी में तो ये होता था उस समय, मैं बताना चाहूँगा कि टिहरी में एक राजा की एक धारा थी, आर्टिकल 6 में क्या था कि विधानसभा की धारा 6 में जो मतदान होता था वो संकीर्ण था। तो एक परिवार से एक व्यक्ति वोट देगा, वो भी केवल मेल देगा, पुरुष वर्ग देगा, और नहीं देंगे। एक ही व्यक्ति, एक परिवार से एक व्यक्ति वोट देगा, वो भी केवल मेल देगा, पुरुष देगा। और दूसरी बात ये थी, आर्टिकल 7 में लिखा गया था कि अगर कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो कम से कम 10 से 15 रुपया टैक्स देता। उस समय का 10 से 15 रुपया टैक्स देना बहुत बड़ी बात थी, और वो सरकारी कर देने की उसकी हैसियत होनी चाहिए। ऐसे ऊंची वही लोग इसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो ये व्यवस्थाएं थी उस समय। जो चुनाव होते थे, आप जानकर के ताजुब होगा कि उस चुनाव में जो पोलिंग ऑफिसर होता था वो पटवारी होता था। पटवारी, कोई निर्वाचन, कोई प्रक्रिया नहीं थी, कोई मतदाता सूची नहीं थी। पटवारी की इच्छा आती थी किसको उम्मीदवार डिक्लेयर करना है, किसको वोट देना है, कि राजा की इच्छा होती। तो ये अगर हम देखें, उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई थी। उस समय उन्होंने कहा था कि इस बारे में कहा था, और यहाँ तक कहा था उन्होंने, असेंबली में उन्होंने कहा, जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि आप वहाँ केवल हाथ खड़ा करते हैं, आप वहाँ बहस नहीं करते, आप बजट पर चर्चा नहीं करते हैं। आप लोगों को चुना है, आप टिहरी रियासत के 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपको केवल हाथ खड़ा करना है तो आप अपना स्थान खाली करें, वापस आइए असेंबली से। ये बात उन्होंने असेंबली के जो माननीय सदस्य हैं उनसे बात कही। और उन्होंने देखिए उस समय उनकी सोच को हम नमन करते हैं कि वो कहते हैं बजट पे चर्चा होनी चाहिए। वो कहते हैं कि सदन में प्रश्न पूछना चाहिए, सरकार से प्रश्न पूछने की इजाजत होनी चाहिए। वो समय कहते हैं, आज जो बात हम कमेटी सिस्टम पढ़ रहे हैं, वो समय कहता है कि स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए। कितनी बड़ी बात, स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए, कानून नियम बनने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। वो कर वसूलने की बात के लिए भी बहुत सारे सुझाव देते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं, नागरिक स्वतंत्रता की वो बात करते हैं, और राजा को कई तरह की सलाह भी देते हैं कि आप किस तरह से गवर्नेंस चलाएं, आप राजस्व को कैसे इकट्ठा करें, आप कैसे छोटे छोटे उद्योग लगाएं, पंचायतों को कैसे मजबूत करें। राइट, ये तमाम बातें उन्होंने उस समय इस कम उम्र के, जैसे बीरबल साहब ने भी कहा कि इतने कम उम्र में ये बातें उन्होंने कह दी। आज के संदर्भ में
मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब मैं केवल बात करूँगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें श्रीदेव सुमन को, तरुण तपस्वी श्रीदेव सुमन को अगर हम देखें तो उन्होंने जो काम किए इस एज में, उस एज में तो हमारे यहाँ छात्र कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज में अध्ययन करते हैं। आज इतनी कम उम्र में वो कितने मैच्योर थे, उनकी मैच्योरिटी को अगर हम देखें, एक विलक्षण प्रतिभा। आज हमारे छात्र नेता, आज हमारे स्टूडेंट जो स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट लीडरशिप में अगर आप देखें तो उनको भी श्रीदेव सुमन से सीख लेनी चाहिए। उनमें कितनी गंभीरता थी, कितना समर्पण था, कितना त्याग था, मिशन के प्रति कितनी प्रतिबद्धता, कमिटेड थे। और सबसे बड़ी बात, मिशन में कोई भटकाव नहीं था। उन पे कितने परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद भी वो अपने मिशन से हटे नहीं। दूसरी बात, समाज सेवा को अगर हम देखें कि समाज सेवा के प्रति वो कितने संवेदनशील थे, उनको आज हमें याद करना है कि जब वो सेंट्रल जेल में होते हैं तब भी वो अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखते हैं और समाज के प्रजा की सेवा की वो बात करते हैं। जब वो जेल के अधिकारियों का उन पर दबाव पड़ता है कि आप कंप्रोमाइज कर लीजिए, तब भी वो एक डिमांड जो रखते हैं, वो डिमांड में पहले डिमांड होती है कि प्रजामंडल को वैधानिक किया जाए। उससे वो डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि टेरी के लोगों के जो अधिकार हैं, नागरिक स्वतंत्रता है, उनके वो लड़ते रहे। आज हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो छात्र इससे जुड़े हुए हैं, हमारे जो NSS NCC के तमाम जो वॉलंटियर्स जुड़े हैं, उनसे जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने की है वो है निरंतर अध्ययनशील, लगातार पढ़ना, लेखन कार्य। इस सब के बावजूद भी वो कई मैगजीन में वो लिखते थे, कविता संग्रह निकाल रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं। लिखना, पढ़ना, सीखना, समझना, वो अपना जो विजन है को डेवलप करना, कितनी बड़ी बात है कि उन्हें उस मेरे बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और रिसर्च में जब हम लोग कहते हैं कि भाई होना चाहिए, वो देखिए, आप किसी भी मंच पे जब बोलने के लिए जाते थे पूरी तैयारी के साथ जाते, चाहे वो लुधियाना का सम्मेलन हो, चाहे दिल्ली की कॉन्फ्रेंस हो, जहाँ चाहे वो शिमला में गए हों, उन्होंने हिमालय राज्यों की पूरी कंपैरेटिव स्टडी करके गए, तुलनात्मक अध्ययन करके गए। सभी बैठकों में वो जब जाते थे तो वो केवल लोगों से बात नहीं करते थे, उनके अनुभव भी देते थे, सुनने की भी क्षमता थी, दो लोगों को सुनना, समझना और अपने सुझाव देना। वो समय उन्होंने बात कही थी संसाधनों की। आज जो हम बात करते हैं, जो आज हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, वो संसाधनों के कैसे उचित दोहन होना चाहिए इसकी बात वो करते हैं। वो अपने रिसोर्स जनरेट कैसे होने चाहिए इसकी बात करते हैं। तो ये आज हमारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनको भी उनसे सीख लेनी चाहिए कि जो सीख लेनी चाहिए कि हमें कैसे अपना विजन को डेवलप करें, अपन अपने मिशन के प्रति कितनी स्पष्टता होनी चाहिए और जनता के लिए एक लंबी सोच होनी चाहिए, जनता से आगे। उन्होंने एक जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच उनकी थी। आज जो प्रजामंडल, मैं समझता हूँ कि जो प्रजामंडल के गठन उन्होंने किया, ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक अध्याय है, महत्वपूर्ण अध्याय है प्रजामंडल की स्थापना करने। तो ये उनकी जो अध्ययनशीलता थी, मैं छात्रों से यही कहूँगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि उनकी जो अध्ययनशीलता, अध्ययन की निरंतरता, धैर्य, साहस, समर्पण और निष्पक्षता। आप देखिए, निष्पक्ष भी थे वो राजा की भी तारीफ करते थे कि राजा कई मामलों में हमारे राजा औरों के राजा से बेटर हैं, विलासितापूर्ण नहीं है। और कई जगह उन्होंने उदाहरण दिया कि मैं प्रबल विरोध होने के बावजूद भी राजा तो व्यक्तिगत रूप से उनकी अच्छाइयों के लिए, वो तो कहते थे कि राजा के अधीन ही प्रजामंडल हो जाए। तो वो निष्पक्ष भी थे। हम जब रिसर्च करते हैं तो हमें भी निष्पक्षता होनी चाहिए। और दूसरा, विपरीत परिस्थितियों में आप समझते हैं कि उसके श्रीदेव सुमन के पीछे हर समय पुलिस पड़ी हुई है, हर समय उनका पीछा कर रही थी। उसके बावजूद ऐसी, आप सब जानते हैं कि हमारे माननीय, आदरणीय, श्रद्धेय सुंदरलाल बहुगुणा जी जब लाहौर पढ़ने गए तो पता चला कि टेरी की पुलिस वहाँ पहुँच गई। राजा जी नहीं चाहते थे कि कोई ज़्यादा पढ़ लिख ले, क्योंकि वो तो आंदोलन कर लेगा, क्रांतिकारी बन जाएगा। तो इस सब को हमें इस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, हमें उनसे सीख लेनी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो वो बात करते हैं वो केवल मौलिक अधिकारों की बात नहीं करते हैं, वो केवल नागरिकों के अधिकारों, स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं,
वो सबसे बड़ी बात आज के परिप्रेक्ष्य में वो ड्यूटीज की भी बात करते हैं, वो कर्तव्यों की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिस राज्य की नीति अन्याय, अत्याचार और स्वेच्छाचारिता पर अवलंबित हो, इसके विरुद्ध विद्रोह करना प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है। और केवल कर्तव्य की बात यहाँ नहीं कहते, वो कहते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि सबसे पहले, क्योंकि उस समय टेरी में स्कूलें कम थी, लेकिन जो दारू की, शराब की भट्टियाँ बहुत ज़्यादा होती। उन्होंने नशा के विरुद्ध में कहा, शराब के विरुद्ध में उन्होंने कहा, अफीम से मुक्त दिलाने, उन्होंने कहा ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। वो ड्यूटीज की भी बात करते थे, वो प्रजा के नागरिक का उत्तरदायित्व की भी बात करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि केवल हम अधिकारों की बात न करें, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। उन्होंने उस आज जो हम स्वास्थ्य और सफाई की बात करते हैं, उन्होंने उसको कहा था कि स्वास्थ्य, सफाई, प्रौढ़ शिक्षा, नागरिक शिक्षा, इस पे जोर देना चाहिए। ये बात वो कह चुके। तो ये मैं समझता हूँ कि टेरी के जो रियासत थी और टेरी के जो राजा थे, उनके विरोध में जो आवाज़ उन्होंने बुलंद की, उनको हम इस दिन पे नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। श्रीदेव सुमन का जो पूरा जो संघर्ष है, पूरा जो उनका जो स्ट्रगल है, संघर्ष है अपने दौर का, वो अभूतपूर्व संघर्ष है। आज के जो नवयुवक हैं, हमको सबको देखना होगा कि उनका जो संघर्ष है वो अभूतपूर्व संघर्ष है। आज हमारा समाज उन वीर क्रांतिकारियों को भूलता जा रहा है, जिन्होंने देश की आज़ादी व समाज की बेहतरी के लिए अपने प्राणों की जो आहुति दी है, उनको हम लोग, हमारा जो समाज है, धीरे धीरे उसको भूलता जा रहा है। हमें इनको याद करना चाहिए। आज इस मौके पर, उनके बलिदान दिवस पर, आज ज़रूरत है कि हम अमर शहीद श्रीदेव सुमन को, उनके त्याग को, उनके समर्पण को, उनके सेवा भाव को से समाज को परिचित कराएं, समाज को परिचित कराएं तथा उनके जो बचे हुए काम हैं उनको आगे बढ़ाएं। और हम एक जिम्मेदारी के साथ, एक संवेदनशील व्यक्ति होने के साथ, एक जागरूक व्यक्ति के तौर पे हमें समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनको हमें देखना होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज उनको नमन करते हुए, और जो हमारे प्रोफेसर दिलवार साहब हैं, प्रोफेसर राणा जी हैं, डॉक्टर बिष्ट हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आपने मुझे आज अपनी बात तमाम इस मंच पे रखने का मौका दिया मुझे। मैं एक बार अपनी ओर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे हम अपेक्षा कर रहे थे कि श्रीदेव सुमन जी के बारे में बारीकी से जानने की, और वैसा ही हमें देखने को और सुनने को मिला। जिस तरीके से आपने बारीकी से श्रीदेव सुमन जी की जो जीवनी, जो उनके कार्य रहे हैं, उनको आपस में जोड़ते हुए समस्त छात्र छात्राओं या हमारे कार्यक्रम अधिकारी जुड़े हैं, सभी को एक सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया, वो काफी सराहनीय है, जिसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। वास्तव में श्रीदेव सुमन जी, जो कि मात्र एक छोटी सी उम्र में और 84 दिन का जो भूख हड़ताल करना, और उसके बावजूद भी लगातार अपने जो आंदोलन है उसमें लगे रहना, लेकिन उनके सामने झुकना नहीं। और आज के समय में जो वर्तमान समय में जो स्थिति है, उसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रुक जाते हैं, लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां रही होगी वो इससे भी कई ज्यादा कठिन थी, लेकिन उन्होंने डटकर इन चीजों का सामना किया और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, जो कि वर्तमान समय के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। इसी कड़ी में मैं जो आज के कार्यक्रम अध्यक्ष हैं, आदरणीय प्रोफेसर PS राणा सर, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, मैं सर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आज के कार्यक्रम में अपनी बात रखने का कष्ट करें और हम सभी का मार्गदर्शन करने का कष्ट कीजिएगा। आदरणीय प्रोफेसर PS राणा सर। हाँ, धन्यवाद सकलानी जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, आ रही है सर। अच्छा, नमस्कार सर। ओके, थैंक यू सर। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित महानुभाव प्रोफेसर बीरवाल जी, NSS के जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं विश्वविद्यालय के, आज के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर सेमल साहब, डॉक्टर बिष्ट जी,
एनएसएस के सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर ममता आर्य जी, अभी भी 50 लोग हमसे जुड़े हैं। दूसरे विश्वविद्यालयों से भी इसमें बहुत सारे महानुभाव हैं, छात्र और विशेषकर हमारे बिरला एनएसएस इकाई के छात्र छात्र। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रोफेसर बेलवाल जी का कि जिन्होंने मुझे यहाँ उपस्थित होने का अवसर दिया, और प्रोफेसर सेमवाल जी का, बिष्ट जी का, विशेष रूप से सेमवाल जी ने बहुत ही सारगर्भित भाषणों में श्रीदेव सुमन जी के बारे में विस्तार से चर्चा की। हालांकि हमारी छात्रा तान्या ने भी कुछ पहलुओं को छुआ। श्रीदेव सुमन जी के इस बलिदान दिवस पे मेरी व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी यादें ताजा हुई, क्योंकि मैं टेरी में मैंने एजुकेशन ली और जिस प्रताप इंटर कॉलेज और उसके बाद डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज से मैंने शिक्षा ली, ठीक उसके बगल में जो टेरी आज जलमग्न हो चुकी है, वो जेल थी जिसमें कि श्रीदेव सुमन को तमाम जो आप लोगों ने बात की वो याद पाती। एक परंपरा रही टेरी में, मुझे लगता अब भी होगी, नया टेरी शिफ्ट हो गया तो जेल पूरी की पूरी वहाँ शिफ्ट होगी। प्रोफेसर बेलवाल जी हमारे बीच हैं, हो सकता है प्रोफेसर सेमवाल जी को भी जाने का मौका मिला हो, या बहुत सारे लोग जो अगर टेरी से जुड़े हैं उनको याद होगी ये बातें। उस जेल की काल कोठरी को प्रत्येक साल की 25 जुलाई के दिन जनता के लिए खोल दिया जाता, जिसमें श्रीदेव सुमन जी ने 84 दिन की भूख हड़ताल। इस बार डॉक्टर साहब बंद है वो। और जिन लोगों ने वो देखी है, वहां गए हैं, रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर उस काल कोठरी की थी। 25 शेर लोहे की बीड़ियां, उस समय का मेजरमेंट शेर, मान लिया आप ये मान के चलिए 1 किलो के करीब लगभग, वो लोहे की बीड़ियां 32 शेर की दोनों पैरों में बांधी जाती होगी उनके, और उसके बाद तिकोना उसका रूप था, और उसके बाद दोनों हाथ के बांध दिए जाते थे। ये गाइड के द्वारा वहां पे हम लोगों को बताया जाता, और बड़ा ताज्जुब होता था, विश्वास नहीं होता था कि एक नवयुवक जो 28 साल का है, वो इतने बड़े लोहे के भार को सहन करते हुए उस सेल के अंतर्गत इतनी लंबी यात्राएं उसमें सही। ऐसे पुरुष को, ऐसे महापुरुष के लिए शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं। या मैं कहूँ कि कोई डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है ऐसे कि उनके बारे में कुछ कहा जाए, उनको अलंकृत किया जाए। ऐसे महापुरुष केवल मनन करने की वस्तु, हम केवल अपने चिंतन से, मनन से उनको महसूस कर सकते हैं कि वास्तव में कैसी आत्माएं उन लोगों ने समाज के लिए सही दी। मेरे पूर्व वक्ताओं ने जैसे बताया कि जन्म उनका चंबा के पास एक छोटा सा गांव है जौल, बहुत सारे लोग आज भी देखा होगा उस गांव को, आज भी वही है। प्रोफेसर सेमवाल जी ने अपने सारगर्भित वक्तव्य में एक चीज मेंशन की कि रियासत के समय में टेरी रियासत में शिक्षा की व्यवस्था थी, जो वर्तमान में जिसको प्रताप इंटर कॉलेज कहा जाता है, उस समय वो केवल मिडिल तक होता था। और संभवतः किसी वक्त ने सेमवाल जी ने ये बात की कि उस जमाने में जैसे वर्तमान में आज़ादी के बाद हमारे यहाँ 5वीं 10वीं 12वीं इस प्रकार से बोर्ड हुए, कक्षा 4 का बोर्ड हुआ करता, और उस बोर्ड में जैसे वाइवा हुआ, और उस वाइवा में स्वयं महाराजा जी बैठे, राजा बैठे, और उसने पढ़ाई में कितने नंबर लाए, पास कौन होगा, ये राजा डिसाइड करता। और उसमें भी वो जिसको चाहे उसको पास करे, जिसको चाहे फिर। शिक्षा की इतनी हालत खराब। पूरी रियासत में बड़ी मजेदार बात ये थी कि सिंगोली संधि के बाद जब गढ़वाल का भाग हो गया
अलकनंदा के इधर हमारा जनपद वर्तमान का जो रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी है, ये अलग हो गए। और उस समय के रियासत के जो उत्तरकाशी और टेरी जनपद थे, वो टेरी रियासत में आ गए। तो ये अंग्रेजों के अधीन आने से ये जनपद, जिसको हम ब्रिटिश जनपद कहते हैं, अंग्रेजों के साथ बहुत सारी कमियां भी रही, लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। यानी नागनाथ पोखरी जैसी जगह पे देखिए उन्होंने स्कूल खोल दी, मैसमोर कॉलेज खोल दिया, और इस प्रकार से यहाँ काफी कुछ विस्तार उनके द्वारा किया गया। जबकि जनपद टेरी में, रियासत में, केवल एकमात्र जूनियर हाई स्कूल टेरी में होता था, जिसमें कि बच्चे पढ़ते थे और उसमें पास उत्तीर्ण कौन होगा उसके बारे में स्वयं राजा ले रहा है, और उसके बाद तब जाके उनको समझा के 5-8 पास हो। वही वजह रही होगी कि इन्होंने जूनियर हाई स्कूल करने के बाद देहरादून चले गए। थोड़ा वातावरण वहाँ स्वतंत्र मिला। टेरी रियासत में तो बहुत सारी राजशाही के जमाने में तो बिल्कुल मौलिक अधिकार नाम की तो चीज ही नहीं थी, राजा सब कुछ था। तो वहां से देखिए, जब वो शिक्षा के लिए वहां जाते हैं, जैसे सेमाल जी ने बताया कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का चल रहा था, 13-14 साल का बच्चा उस असहयोग आंदोलन में जाता है, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद उसको जेल भेज दिया। उसके बाद धीरे धीरे बहुत लंबी बातें हैं। कुल मिला के ये था कि उस युवक के मन में एक चीज आई कि एक तरफ देश, आप सभी जानते हैं कि 2 प्रकार की व्यवस्थाएं थी। एक भारत वो था जो, और एक भारत वो था उस समय 550 रियासतें देश में राज्य कर रही थी। अप्रत्यक्ष रूप से वो टैक्स अंग्रेजों को दे रहे हैं, कोई दे रहे हैं कम ज्यादा उनकी हैसियत से, लेकिन वो एक दूसरी व्यवस्था थी, पैरेलल व्यवस्था थी। तो उस व्यक्ति ने देखिए दल की स्थापना करके प्रजातांत्रिक रूप से लोगों को जागरूक किया जाए, और साथ साथ इस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी एक बहुत बड़ी नींव टेरी रियासत के लिए उन्होंने रखने की सोची। प्रजामंडल की स्थापना हुई, मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। वो मुख्य था 23 जनवरी 1939 को प्रजामंडल की जहां उन्होंने स्थापना की, वो टिहरी राजा की, जिसे कहना चाहिए कि आंख में खलने लगी। राज दरबार में, जिनको हम राज दरबारी कहते हैं, शिक्षा पे जैसे बात हुई, ये बच्चों बहुत बड़ी मजेदार बात बताऊं, क्योंकि उस राज्य में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था। यहाँ हमारा जो ब्रिटिश गढ़वाल था, वहां लोग पढ़े लिखे थे, तो राज्य चलाने के लिए यहाँ से लोगों को हायर किया जाता था। जैसे जो मंत्री होते थे, राज्य चलाने के लिए मंत्री होना चाहिए और मंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो यहाँ से हायर किए गए। जैसे सेमाल जी ने तिलित कांड की बात की, उस समय जो मंत्रिमंडल, जो मंत्री थे, वो आपके क्या कहते हैं, चक्रधर जियाल जी थे, गिलजियाल जी रहे यहाँ से, गंगवाल लोग रहे यहाँ से, क्योंकि वहां पे शिक्षा का बिल्कुल भी प्रचार प्रसार नहीं। तो राज्य चलाने के लिए यहाँ से ले जाते थे, जो थोड़ा बहुत 10वीं 12वीं पास हो। तो देखिए उस जगह में चंपा टेरी से ज्यादा दूर नहीं है। उस एक नवयुवक के मन में ही आया, देखिए जैसे हमारे पूर्व अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदारी, या प्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदारी जनता की भी रहे प्रजामंडल के द्वारा। जनप्रतिनिधियों क्या है, तुम राजा रहो, तुम राजा ही रहोगे, लेकिन ऐसा कि प्रजामंडल के सदस्य जन भावनाओं को राजा तक पहुंचाए, उनका प्रतिनिधित्व करें। ये चीज राज दरबार होगी। ठीक, उसके बाद यहीं से जिसे कहना चाहिए कि वो राजा के आंखों में ढल गए, और उसके बाद देश में उधर आंदोलन चल ही रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध। उनको ये लगा कि मैं अपने राज्य में जाऊं और सबसे पहले तो वहाँ कुछ बात करूँ, जन अधिकारों की बात करूँ, और उससे ये रहा जैसे हुआ कि ठीक है, बहुत सारा उनको समझाया गया। अंत में ये हुआ कि 3 मई 44 को जो ऐसा, ठीक है, उन्होंने आमरण अनशन 84 की भूख हड़ताल की, जब गिरफ्तार हुए। एक कुछ बड़ी दुखद पहलू है। मेरी व्यक्तिगत मुलाकात, बेलवाल जी तो परिचित होंगे, उन्होंने भी देखा होगा। जेल में उस समय एक दरोगा हुआ करते थे, उनका नाम था बोर सिंह दरोगा। वो बड़े फेमस है टेरी रियासत के, और इतना अमानवीय अत्याचार उनका होता था। उनकी मिसेस काफी समय तक टेरी में रही, जब हम पढ़ते थे, उनकी मिसेस जो राज दरबार में रहती थी वहीं नीचे, उनसे भी मुलाकात होती थी, इस बात पे बात चर्चा होती थी। वो भी महसूस करती थी कि हाँ बहुत अत्याचार कैसे।
जब उनको जेल में बंद किया गया तो उनके आगे जब खाना परोसा जाता था उसमें अंत में ये जब अत्याचार हुए और प्रत्येक दिन सुबह सुबह उठ के पुरुष दरोगा का काम था कि सुबह उठ के 25 कोड़े उनकी नंगी पीठ पे डेली लगा। हमारे जवान बच्चे हैं, उनको इन चीजों में मनन करना चाहिए। ऐसे अत्याचार लोगों ने सही कि देश के लिए, समाज के लिए। और अंत में तो वही हुआ, उस व्यक्ति ने एक निर्णय लिया जो बार बार सभी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने भूख हड़ताल अंत में 3 मई 1944 से आमरण अनशन की घोषणा की। मैं कुछ नहीं कहूँगा, बहुत उनको कोशिश की राजतंत्र की ओर से, क्योंकि उस समय की जो व्यवस्था हमारी चुनी हुई सरकार के विरुद्ध आंदोलन नहीं था, राजतंत्र के विरुद्ध था। वो राजतंत्र जो कि जनता को कुछ समझते नहीं। अंत में वो मर जाता है 25 जुलाई को। और बड़ी अमानवीय कृत्य दूसरा देखिए, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पुरानी टेरी जेल देखी होगी जो आज जलमग्न हो चुकी है। स्वतंत्रता के बाद तो जेल की बाउंड्री के पीछे से एक रोड जाती थी टेरी के लिए, और उसके बाद ठीक 90 डिग्री पे नीचे भिलंगना पड़ती है। वो जेल भिलंगना नदी के ऊपर। तो जब उनकी डेथ होती है तो उस डेड बॉडी को देखिए, जैसे धर्म में के बाद कोई दुश्मनी नहीं रहती, उसका सम्मान किया जाता है, आदर के साथ उसका दफनाया जाता है। भंग करके ऊपर से सीधा जेल से नीचे फेंका गया, एकदम से नीचे भिलंगना दी 80-90 डिग्री के एंगल पे थी, अब तो जेल बन गई। और उसके बाद वहीं पे रात को उस डेड बॉडी को जलाया जाता। किसी को कोई पता नहीं कि देखिए वो आदमी इतना अत्याचार हुए, और उसके बाद उस आदमी की देखिए वहीं पे गति उसकी कर दी। ठीक है, एक दूसरा पहलू है कि जन आंदोलन होता है, उसके बाद ठीक जैसे पहले वक्ताओं ने भी कहा कि वो 44 को 25 सॉरी क्या कहते हैं आप 25 हमारा क्या कहते हैं इस जुलाई को 1944 को उनका देहावसान होता है। और उनका देहावसान टिहरी रियासत को स्वतंत्र भारत में विलय करने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि आप जानते हैं 500-550 कुछ रियासतें उस समय थी पूरे देश में। जैसे हमारे ये पटेल साहब के नेतृत्व में रियासतों को बनाने का काम होता था। तो ये तो ऐसी छोटी रियासत थी कि अगर सुमन का बलिदान इससे पहले ना होता तो शायद किसी छोटी सी रियासत का हो सकता था किसी को ध्यान मिले, और हो सकता था कि वो रियासत आज भी एक इंडिपेंडेंट राज्य होता, जैसे हमारे ईस्ट की कुछ छोटे छोटे राज्य आज है, नेपाल बगल में है, तिब्बत इससे पहले था। तो उसका योगदान देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसके बाद टिहरी रियासत के खिलाफ, टिहरी राजतंत्र के खिलाफ आंदोलन किया, और एक जिम्मेदारी सार्वजनिक ने पूरे समाज में दी कि इस रियासत को भी स्वतंत्र भारत में मिलना चाहिए। और देखिए दुर्भाग्य देखिए, उस जगह का दुर्भाग्य देखिए। सॉरी, हम लोग क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे लगता है हम लोगों को अभी बात दिखता की होनी चाहिए, निडरता की होनी चाहिए, हमें ये हिम्मत होनी चाहिए बोलने की। और दुर्भाग्य देखिए, 2 बार उनकी धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी जी वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट रही, लेजिस्लेटर रही, विधायक रही देवप्रयाग से, और उसके बाद फिर कोई नामो निशान लेने वाला था। इतने बड़े शहर को डुबाया गया, मांग उठी, क्यों कि लगातार फिर से, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं बड़ी कठिन बात कह रहा हूँ, हार्श बात कह रहा हूँ, अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधि रूप में भी टिहरी राजघराने का ही दबदबा रहा लगातार जनप्रतिनिधि। एक तरफ उस राजघराने पे वहाँ की जनता अत्याचार, क्रूर कुशासन की बात करती है, दूसरी तरफ प्रजातंत्र की विडंबना देखिए कि फिर से अप्रत्यक्ष रूप से शासन चुनके वही आ। और बड़ा भारी विरोध इस चीज का कि जब बात उठी कि भाई टिहरी झील का सरदेव सुमन झील नाम रखा गया, आप समझ सकते हैं जब परिवार का हस्तक्षेप आज की भारत की राजनीति में है तो आज तक वो नहीं हो पा रहा है, और न किसी की हिम्मत होती। उस सरदेव सुमन के नाम से बड़ी मुश्किल से विश्वविद्यालय की स्थापना टिहरी में कर दी जाती है। विश्वविद्यालय टिहरी नाम सरदेव सुमन, और अब पता लगता है कि उसका कहीं केंद्र, कहीं ऋषिकेश में हो जा रहा है, या कहीं भगवान जाने किसी दूसरी जगह से किया। लेकिन विडंबना देखिए उस जगह की। ये बड़े चिंतनीय प्रश्न। चलो खैर, तो राजनीति मुख्य मुद्दा ये है
कि आप एनएसएस के लोग, प्रोफेसर बेलवाल, उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र इसलिए है कि आप ऐसे एक महान क्रांतिकारी के नाम पे एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत इनको लिया, परिचर्चा करने का मौका। मुझे सहयोग पिछले कुछ दिनों गुजरात जाने का मौका मिला था किसी अवसर काम से डिस्ट्रिक्ट अम्बा में, तो पता लगा कि वो जो जनपद है, जैसे होता है हम किसी नई जगह जाते हैं, यहाँ क्या नई चीज़ है, तो वहाँ पे जो हमारे सरदार पटेल है उनका घर है, साथ जो उनका मौलिक घर था, उसको देखने का अवसर मिला। मुझे अवसर श्रीदेव सुमन के घर को देखने का भी मिला। अब तो कुछ भी नहीं रहा है, खंडन है। उनकी धर्मपत्नी 2 बार विधायक रहने के बाद भी आम घर जैसे हमारे गांव का होता है गरीबी के रूप में। तो मैं कल्पना कर रहा था वहाँ गुजरात में कि देखिए, एक तरफ स्वतंत्रता आंदोलन में बड़े बड़े घरों के लोग थे जो समय के बैरिस्टर हुआ करते थे इंग्लैंड पढ़ने के लिए। पढ़ाई की बात तो यहाँ ही थी कि पढ़ने तो किसी को दिया ही नहीं जाता था, चोरी छुपके से लोग भागते थे पढ़ाई करने, परमिशन नहीं देता था राजा अपनी सीमा से बाहर। एक गरीब घर का व्यक्ति, उसके मन में इतना चिंतन मनन समाज के लिए कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान, अपनी जान पूरी की पूरी समाज के लिए देता है। जवान बच्चों को जरूर इन चीजों से प्रेरणा लेनी। जैसे बात आती है कोरोना पीरियड की बात आई वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, मुझे लगता है कि राजशाही के विरुद्ध खड़ा होना, अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा होना, वर्तमान कोरोना से अगर हम तुलना करें तो ये कोरोना कुछ भी नहीं है जो कि वो कोरोना थे शासन के रूप में जो समाज का अत्याचार कर रहे थे और उनको दबा रहे। आज तो हम छोटी छोटी चीजों को लेके घबरा रहे हैं। महामारी तो हमेशा हुई, आगे भी होंगी, तो इसमें घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। यूथ को प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रोफेसर सेमवाल ने एक बहुत मजेदार बात बताई। 28 ईयर्स का आदमी श्रीदेव सेमवाल, उसने अल्पकाल में देखिए इतिहास बना। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, जो एक बात कही जाती है ना, उसने वो साबित करके दिखाया। 28 साल का वो पूरे देश की राजनीति जो भी उथल पुथल थी उससे अवगत थी। देश के बड़े बड़े राष्ट्र नेताओं के साथ सम्मेलन में जा रहे थे देश की आजादी के। पूरा उसका कंसेप्ट देखिए प्रजामंडल का, राजशाही के विरुद्ध वो आदमी कर रहा है। उस परिस्थिति में वो राजशाही जो मैंने बताई कि इतनी निर्दय होती थी कि वहां पर कोई तर्क था। सेमवाल जी जैसे कह रहे थे कि उन एक बार भेजा जाएगा जेल में, देहरादून से वहां उनको आगरा के लिए शिफ्ट किया गया। तो उन्होंने कहा मुझे कोई वकील तो। राजतंत्र व्यवस्था में एक बड़ी मजेदार बात है, वहां एक तो होते थे बैरिस्टर और एक को बोलते थे मुख्तियार। वो मुख्तियार क्या होते थे, थोड़ा समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति, और राजा उसको मुकदमे लड़ने के लिए अधिकृत करता था, उसको कहते थे मुख्तियार। यानी वो पूरा वकील का काम करता था। बैरिस्टर तो क्योंकि पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाना पड़ता था इंग्लैंड, राज्य में थे नहीं, तो अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को मुख्तियार बना देता था, जो कि राजा के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा बहस करे। ठीक, इसको वकील मिले। एक दूसरी खास बात जो मैं खास बच्चों को कहना चाह रहा हूँ कि देखिए बच्चों, बहुत अच्छा, मुझे तो एनएसएस के बच्चे, मैं तो अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसे टाइम डीएसडब्ल्यू रहने का मौका मिल रहा है, जबकि प्रोफेसर बेलवाल जैसे आपके कोऑर्डिनेटर हैं, क्योंकि उनके सफल नेतृत्व में हमारे विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कारों को लिया है। फिर दोबारा से ये गुरुतर भार वो निभा रहे हैं। और इस समय तो कोरोना पीरियड हुआ, अदरवाइज तो बहुत कुछ कीर्तिमान आप स्थापित करते और बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। ये वैभव सकलानी, मैं देख रहा था कि आपने वहाँ क्या कहते हैं जोशीमठ में मास्क को लोगों को बांटने का काम किया। यहाँ पे एक दूसरी बच्ची है, वो भारती है, तानिया, कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। सॉरी, मैं और लोगों के भी नाम लेना चाहूँगा, वीर है। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से आप हम मेरे संपर्क में नहीं है ये, पर आपके द्वारा किए गए कार्य विभिन्न संचार माध्यमों से हम तक आते हैं। हमें गर्व होता है कि हम ऐसे विश्वविद्यालय में कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, जहाँ कुछ छात्र बहुत जागरूकता का काम समाज में कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं ये जरूर चाहूँगा कि आप लोग इन महान लोगों के व्यक्तित्व से प्रेरणा लें। इन्होंने जो कष्ट उठाए, वो कष्ट अगर हम अपनी आज की जिंदगी से तुलना करें तो कुछ भी नहीं।
क्या कोरोना है, मैंने पहले बताया, महामारी तो पहले होती थी कि गांव के गांव खत्म हो जाते थे शीतक के रूप में, हैजा के रूप में। धीरे धीरे चलो चिकित्सा विज्ञान ने उन्नति की, उसके वैक्सीन बन गए, भविष्य में इनके भी बन जाएंगे। तो आप लोग हिम्मत रखिए और समाज को जागरूक करिए कि ठीक है साहब, इस बीमारी में हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप लोग जब आगे आएंगे तो समाज को हिम्मत बनेगी। मैं अधिक न कहते हुए, क्योंकि बहुत लंबा हो गया समय, मैं पूरे एनएसएस परिवार को, एनसीसी परिवार को, उसके ऑफिशियल्स को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग आज ही नहीं, इस प्रकार के कार्यक्रम आपकी ओर से होते रहते हैं। अन्यथा तो कभी कभी तो हमें विश्वविद्यालय में आके बहुत निराशा होती है कि हम कैसे छात्रों का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि कभी कभी गाली सुनते हैं। ये आप देख रहे हैं क्या है, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो बहुत तारीफ करता हूँ एनएसएस के बच्चे, एनसीसी के बच्चों, जब वो ड्रेस में मैं उनको देखता हूँ गणतंत्र दिवस के रूप में हो, सुबह को जो परेड करते हैं एनएसएस के बच्चों को, तो हमें लगता है कि आशा की किरण रहती है हमारे लिए कि एक तरफ ठीक है, कहीं जहाँ थोड़ा कभी हम होपलेस हो जाते हैं बच्चों को देख के, उनकी विकृति को देख के, तो आप लोग कम से कम आशा हमारी जागृत करते हैं। और आपके द्वारा ये जो आशा हमको दी जाती है वही हमारी ताकत है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सारे तमाम लोगों को, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आप लोगों ने इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया, आगे भविष्य में आप करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब तमाम लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सभी की ये प्रेरणा और आशीर्वाद है जो हमें नए कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करती है, और भविष्य में भी आप सभी के प्रेरणा से, सहयोग से और आशीर्वाद से हम इस प्रकार के कार्य निरंतर जारी रखेंगे। और जो आज का कार्यक्रम है, इसमें जो अंतिम रूप से इसे अंतिम क्षण में ये कार्यक्रम आज का जो पहुंच चुका है, और इसमें मैं डॉक्टर ममता आर्य मैम, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, इकाई बिरला परिसर को आमंत्रित करूंगा कि वो जो वक्ता सहित हमारे जो कार्यक्रम अध्यक्ष रहे, सभी का धन्यवाद ज्ञापन कर जो आपके कार्यक्रम है इसके समापन के अंतिम रूप देने का कष्ट करें। डॉक्टर ममता आर्य मैम। हाँ वैभव, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। हाँ, सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं श्रद्धांजलि देती हूँ हम शहीद वीर क्रांतिकारी श्रीदेव सुमन जी को, जिनकी शहादत को याद करने के लिए व उनके किए गए कार्यों को आज की पीढ़ी के समक्ष रखने के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन का जो उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ है। आपके सारे जितने व्याख्यान दिए गए गणमान्य लोगों द्वारा, सभी पार्टिसिपेंट्स हमारे विश्वविद्यालय से और विश्वविद्यालय के बाहर से भी इसमें जुड़े, 70 से अधिक इसमें सदस्य जुड़े थे। तो ये बहुत हर्ष का विषय है, एक सफल कार्यक्रम का आयोजन हम लोग कर पाए। और आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में दिए गए व्याख्यानों से हमारी आज की पीढ़ी श्रीदेव सुमन जी के जीवन व उनके द्वारा किए गए कार्यों को के प्रति जागरूक हुई होगी। वह अपने जीवन में उनके सिद्धांतों को उतारने का प्रयास जरूर करेगी। इस कार्यक्रम के सफल संचालन में कई लोगों का योगदान है। सर्वप्रथम मैं बधाई देती हूँ एनएसएस के वॉलंटियर्स को, जो लगातार, निरंतर और सक्रिय भागीदारी अपनी निभा रहे हैं इस कोविड-19 महामारी के दौरान भी। और इस दौरान महामारी से निपटने के लिए जितने प्रयास किए जा रहे हैं उनमें सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। साथ ही जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं विश्वविद्यालय के बाहर भी, उनमें भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। जैसे कि आज का कार्यक्रम हम वृक्षारोपण के रूप में मनाते आए हैं। एनएसएस का मैंडेटरी मैंडेट है, मनाना पड़ता है, लेकिन जो हम लोग एक तो मैंडेट होता है कि हमें करना है, और दूसरा होता है कि हम दिल से करना चाहते हैं। तो वो एनएसएस के वॉलंटियर्स में जो एक इच्छा शक्ति है, और वही हम सभी को बल देती है इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन करने में। तो उन एनएसएस के वॉलंटियर्स का विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी इस तरह की गतिविधियों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते रहें।
उनमें मैं सारे नाम तो नहीं ले पाऊंगी, जो नाम अभी मेरे मुंह पे आ रहे हैं वो हैं वीर, वैभव, अक्षिता, तान्या, अनिकेत और ये सब लोग और बाकी सारे बच्चे जिनके अभी मैंने नाम नहीं लिया है वो सभी भी बहुत बहुत बधाई के साथ हैं। और अधिक समय ना लेते हुए कार्यक्रम समापन की ओर है, तो औपचारिक धन्यवाद के लिए सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान प्रोफेसर MM सेमवाल सर का। सर हमारे साथ जुड़े, सर हमारे आग्रह पर यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हुए और अपने सारगर्भित वक्तव्य में और सरल भाषा के प्रयोग से उन्होंने श्रीदेव सुमन जी के विषय में जो हमें जानकारी दी और आज की परिस्थिति को देखते हुए आज की पीढ़ी को जागरूक होने व उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार के सफल बनाने के लिए जो संदेश दिया है उस सब के लिए मैं सर की बहुत बहुत आभारी हूँ। पूरे NSS परिवार की ओर से, एक भारत श्रेष्ठ भारत परिवार की ओर से सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हमारे अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर OK बेलवाल सर, प्रोफेसर PS राणा सर के संरक्षण में इन सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है और सर के निरंतर हमारा जो सपोर्ट सर करते हैं और मोटिवेशन जो सर का रहता है वो एक बहुत बड़ी बात है किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए। तो सर हमेशा हमारे साथ रहते हैं और सर का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। आगे भी सर से उम्मीद है कि सर अपने आशीर्वाद हमें प्रदान करते रहेंगे और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हमारे साथ आज जुड़े थे NCC अधिकारी व डायरेक्टर स्पोर्ट्स डॉक्टर SS विश सर, जो निरंतर हमारे परिवार के सदस्य तो हैं ही और निरंतर हमारे साथ हमारी सारी गतिविधियों में जुड़े रहते हैं। और सर ने भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के विषय में सभी पार्टिसिपेंट्स को जानकारी दी और आज के कार्यक्रम के सफल संचालन में सर का बहुत बहुत योगदान है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में और जो सारे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं हमारे NSS के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर OK बेलवाल सर का मैं विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ। सर इतनी एक्टिवली जो सारे ये कार्यक्रम कर रहे हैं और सर इतने एक्टिव हैं तो उनकी टीम में हम लोग हैं, हम भी इसमें गौरव अनुभव करते हैं कि सर की टीम के सदस्य होने के नाते हम भी इन कार्यक्रमों में जुड़े रहते हैं, हमें अवसर मिलता है इन कार्यक्रमों से जुड़ने का। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने सुचारू रूप से अपने पद को संभाल रहे हैं और इन सारी कार्यक्रमों की उनको गति आपने प्रदान करी है, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सारे विश्वविद्यालय के सदस्य और विश्वविद्यालय के बाहर के भी सदस्य जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम में, इस वेबिनार में हमसे जुड़े और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं प्रोफेसर OK बेलवाल सर से निवेदन करती हूँ कि छात्र कल्याण राणा सर की अनुमति से इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। धन्यवाद। जी सर, जी इस कार्यक्रम के वेबिनार के सभी जो आज का सत्र था, इसी में सबकी वक्ताओं के जो भी बातचीत होनी थी वो हो गई। मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं और एक बार पुनः जो हमारे मुख्य वक्ता थे, DSW थे और हमारे विश सर थे और जो हमारे अन्य जो कार्यक्रम अधिकारी जो हमारे परिसर से बाहर के थे, रिसर्च स्कॉलर, हमारे वॉलंटियर्स और इस वेबिनार के संचालन में जिसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थे वीर प्रताप और अक्षिता अग्रवाल, जो कि कई दिनों से इसमें लगे हुए थे और जो इसने हमारे कार्यक्रम का संचालन किया, वैभव सकलानी। आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और इन शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं और सभी स्वयंसेवकों को बधाई एवं शुभकामना संदेश देता हूं। इस कोविड के दौरान सभी लोग स्वस्थ सकुशल रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।